हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर ही पूछे जाते हैं। तो इसको आज हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हिट शेयर लाइक सब्सक्राइब बटन। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नहीं दी गई थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ओरिजिनली सबसे पहले ये आयोनिक क्रिस्टल के लिए दी गई थी। जो आयोनिक क्रिस्टल हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो क्रिस्टल्स आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उन क्रिस्टल्स के लिए ये थ्योरी दी गई थी। अब आयनिक क्रिस्टल्स कैसे क्या होते हैं आयनिक क्रिस्टल, और इसका नाम भी, ये क्रिस्टल जो आयनिक क्रिस्टल है इसी क्रिस्टल से ही इसका नाम क्रिस्टल पड़ा है। आयनिक क्रिस्टल से ही इसका नाम क्रिस्टल पड़ा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो कहीं क्रिस्टल की बात ही नहीं होती है, वो तो क्रिस्टल का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको फिर क्रिस्टल क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल की थ्योरी है जिसको अप्लाई किया गया है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर बाद में। ठीक है, तो अब आयनिक क्रिस्टल कैसे दिखते थे और इसको कैसे उस पर अप्लाई किया है फिर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर, ये मैं थोड़ा आपको समझाऊं कि आयनिक क्रिस्टल में हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। सपोज कर लो NaCl का हम लैटिस ले रहे हैं, तो NaCl के लैटिस में Na जो होता है वो सेंटर पे होता है। ठीक है, और क्लोराइड 6 क्लोराइड इसके चारों तरफ सराउंडेड होते हैं। ठीक है, 6 क्लोराइड इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। तो ये जो क्लोराइड्स हैं ये फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये लाइगेंड, ये इनको जब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पर अप्लाई किया गया तो इन क्लोराइड्स आयंस को मान लिया गया ये लाइगेंड्स की तरह है, ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो सेंटर में जो Na पॉजिटिव है उसको सेंट्रल मेटल एटम मान लिया गया। तो ये बिल्कुल हूबहू ऐसा नहीं दिखता है कि जैसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में होता है, वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय द लाइगेंड। तो सिमिलर आयनिक क्रिस्टल की जो जो सिमेट्री है, उस सिमेट्री से साइंटिस्टों ने ये कंक्लूड किया कि ये क्यों ना इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अप्लाई करें, क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल जो है वो कॉम्प्लेक्सेस की तरह दिखते हैं, इनकी जो बनावट है बिल्कुल देखो कॉम्प्लेक्स की तरह है। तो इस आइडिया को लेकर इसको फिर लेटर ऑन अप्लाइड ऑन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल में तो ये सिर्फ और सिर्फ कलर को एक्सप्लेन करती थी, मगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इसने बहुत सारा रेवोल्यूशनरी वर्क किया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अनफोल्ड किया जो कि बीबीटी नहीं कर पाई थी। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लेवल पर। हालांकि इसके आगे भी थ्योरी आई जैसे लैगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरी है वो मगर हमारे स्कोप से बाहर है, हमारे सिलेबस से बाहर है। तो हमारे सिलेबस में जो सबसे बेस्ट थ्योरी है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ओरिजिनली डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है, later on applied on the transition metal complexes to explain its property। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ये थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के बेस पे है। जो जैसे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल के डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लाइगेंड भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएगा। तो इनके बीच में जो रिपल्सन होगा, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे। ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड और जो इलेक्ट्रॉन्स जो सेंट्रल मेटल एटम्स में होंगे उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने से ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, ये इस कॉन्सेप्ट में, इसको हम देखेंगे आगे बहुत अच्छी तरीके से। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अब मेटल के पास तो बहुत सारे तरीके के ऑर्बिटल्स होंगे, डी ऑर्बिटल्स भी होंगे, एस ऑर्बिटल्स भी होंगे, पी ऑर्बिटल्स होंगे। तो क्या वो जो लाइगेंड, जो नेगेटिव आयंस होंगे या न्यूट्रल आयंस होंगे, तो क्या उनकी प्रेजेंस में सारे डी ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करेंगे? क्या वो सारे ऑर्बिटल स्प्लिट करेंगे? नहीं, उसमें सिर्फ डी ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे और इंटरैक्ट करेंगे और स्प्लिट होंगे। ओनली डी ऑर्बिटल, मैंने लिखा है ओनली डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल इंटरैक्ट विद द लाइगेंड, समझे? तो ओनली। और दूसरा इन्होंने पॉइंट है कि
इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड। जो लाइगेंड होंगे उनकी उनकी जो फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कुछ लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, कुछ लाइगेंड वीक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही देखा गया, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है ML6 का। तो ये ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल है और ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री इस तरीके से होती है, ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। मेरे ओके, दिस ML6 कॉम्प्लेक्स हमने लिया है, इसकी ज्योमेट्री जो है कुछ इस तरीके से है। अब इसके एक बॉन्ड को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बॉन्ड जो मेटल और लाइगेंड के बीच में बॉन्ड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से बना हुआ बॉन्ड है, ओके। और ये लाइगेंड जो है, ये लाइगेंड दो टाइप्स के हो सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो सकते हैं या वीक फील्ड लाइगेंड हो सकते हैं। और ये मेटल है तो इसके ओनली डी ऑर्बिटल इंटरैक्ट करेंगे विद द लाइगेंड फील्ड, ठीक है। लाइगेंड की फील्ड से ओनली डी ऑर्बिटल इंटरैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ओनली डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल स्प्लिट होंगे। बाकी हाइब्रिडाइजेशन में सारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, मगर स्प्लिटिंग और इंटरैक्शन जो होगा वो ओनली एंड ओनली डी ऑर्बिटल्स का होगा, ठीक है। अब इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम कुछ इसका जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको देख लेते हैं। जैसे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड का मतलब एक ऐसी लोब होती है, एक ऐसी लोब होती है, जो बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स। और डी ऑर्बिटल्स को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। इस तरीके के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स। अब इनके नेम जो होते हैं, जो एक होता है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी एक्स और जेड। ये नेम जो है इनके लोब से आए हैं कि इनकी लोब्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, उसी से ही इनके ये नेम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी लोब्स होती हैं वो एक्सिस पे होती हैं। मतलब इस तरीके का अगर हम मान लें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लें, इधर एक्स एक्सिस, इधर जेड एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, तो इनकी लोब्स होती हैं तो वो इन्हीं एक्सिस पे होंगी। इनकी एक्सिस पे लोब्स होती हैं, इसीलिए इनको लोब्स अलोंग द एक्सिस होने की वजह से इनको एक्सियल ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। अब डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की लोब कैसे होगी, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, ये जेड एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की जो लोब होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी और बाई एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये डी जेड स्क्वायर है, इसकी लोब्स कहाँ होंगी, अलोंग द जेड एक्सिस के अलोंग होगी। ये जेड एक्सिस है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जेड एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। ये तो हो गए दो एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब तीन जो होते हैं वो होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल में डी एक्स बाई, डी बाई जेड और डी एक्स जेड। इनकी लोब्स जो होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं, जो एक्सिस के बीच में होंगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, एक्सिस के बीच में होंगी। तो एक्सिस के बीच में होने की वजह से इनको कहा जाता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। वो कुछ इस तरीके हैं, देखना, डी एक्स वाई कहाँ होगा, एक्स और वाई के बीच में होंगी इनकी लोब्स, तो एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है। डी बाई जेड का कहाँ होगा, बाई और जेड एक्सिस के बीच में होंगी लोब। ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इसके बीच में लोब्स हैं, तो ये डी बाई जेड हो गया, ठीक है। और डी एक्स जेड में कहाँ होंगे, एक्स और जेड के बीच में होंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और इसके बीच में ये लोब्स हो गई, ठीक है। तो ये रहा डी ऑर्बिटल्स का शेप। अब हम देखते हैं कि अब हमारे सिलेबस में जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ही कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, और इन CFT में वो भी एलिमेंट्री, हमारे लेवल पर जो है वो एलिमेंट्री आइडिया है क्रिस्टल फील्ड का इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6, ओके। अब हम देखते हैं एक एक करके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 को। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होता है उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। उसका शेप और ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होगी। अब हम देखें इसमें कि जो मेटल है, ये सेंटर में जो मेटल है और ये जो है वो एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स बाई एक्सिस गया, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, ये बाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस और इसको हमने एक्स एक्सिस मान रखा है। तो अब ये जो जब ये बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का जब बनता है, तो इसमें क्या होता है, जो लाइगेंड होते हैं वो लाइगेंड मेटल की तरफ अलोंग द एक्सिस आते हैं। देखो आप, ये जेड एक्सिस से आ रहा है, ये बाई एक्सिस से आ रहा है, ये एक्स एक्सिस से आ रहा है, ये देखो इसके अपोजिट, ये भी
वाई एक्सिस से आ रहा है, ये देखो आप एक्स एक्सिस से आ रहा है, ये जेड एक्सिस से आ रहा है। तो ये लाइगेंड जो होते हैं अलोंग द जेड एक्सिस से आते हैं। तो ये जेड एक्सिस से जब वो अलोंग द एक्सिस आते हैं, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस आएंगे तो जो एक्सिस पे जो लोब्स होंगी, एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी लोब्स होंगी, उनसे इनकी मुलाकात होगी। मतलब उनसे ये इंटरैक्ट। कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी लोब्स जो है एक्सिस पे होती हैं? तो वो होते हैं डी एक्स वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स के जिनकी लोब्स जो होती हैं वो एक्सिस पे होती हैं। तो इनकी लोब्स जो होंगी एक्सिस पे होंगी और लाइगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो इनका डायरेक्ट कॉलिजन होगा, मतलब इनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। और डायरेक्ट इंटरेक्शन होने की वजह से जो लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो मेटल्स के लोब्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने की वजह से इन ये मेटल्स के जो लाइगेंड, मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्प्लिट होंगे और स्प्लिट होने से जो जो अलोंग द एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनकी डायरेक्ट उनसे कॉलिजन होगा और डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, उस वजह से उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इन ऑक्टाहेड्रल में लाइगेंड approaches the metal along the axis, therefore the metal orbitals lobes dx square minus y square or dz square present along the axis faces the strong repulsion, hence their energy increases। अब इसको हम ऑर्बिटल लेवल पर समझ लेते हैं कि ऑर्बिटल लेवल पर क्या होता है। जैसे ये मेटल है, जब ये मेटल फ्री था, मतलब पीरियोडिक टेबल में था, ठीक है, पड़ा हुआ था अकेला, तब तो मेटल के ऑर्बिटल्स इस तरीके से थे। मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स थे उनको हम कह रहे थे कि वो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स का मतलब सबकी एनर्जी इनकी सेम थी, ठीक है, फ्री मेटल्स के अंदर। अब क्या हुआ, लाइगेंड इसके करीब आया, लाइगेंड इसके जैसे ही करीब आएगा तो इनकी इसकी इन छः पाँचों की एनर्जी एक साथ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकली आएगा। सिमेट्रिकली आएगा तो सब तरफ से इंटरेक्शन सेम होगा, तो सारे के सारे पाँचों की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज एनर्जी ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये बॉन्ड बनाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये इस तरीके का होगा। बॉन्ड जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें जो, क्योंकि लाइगेंड तो अलोंग द एक्सिस आएगा, तो जो एक्सिस के अलोंग जो लाइगेंड होंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जो जो रेस्ट जो तीन ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो वो इस तरीके इसका पैटर्न देखने को मिलता है हमें किसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ये दो ऑर्बिटल ईजी वाले जो होते हैं ऊपर चले जाते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और T2G वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये नीचे चले जाते हैं। अब ईजी और T2G ये क्या है, ईजी जो है ये है सिमेट्री। ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो सिमेट्री होती है, हम ये हायर क्लासेस में देखते हैं, एक चैप्टर होता है उसमें ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से हमें ये पता लगता है कि ये ईजी सिमेट्री के दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऊपर चले गए हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है, और जो ये तीन ऑर्बिटल्स नीचे आए हैं इनकी सिमेट्री होती है T2G, इनकी एनर्जी कम हो गई है, ओके। और इनके बीच में जो गैप होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, ठीक है, स्प्लिटिंग के बाद, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल, और ये ऑक्टाहेड्रल है तो डेल ओ से, ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डेल ऑक्टाहेड्रल, इसको कहते हैं डेल को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो डेल ओ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 डेल ओ इज इक्वल टू होता है 10 DQ। 1 डेल ओ इज इक्वल टू 10 DQ, या तो डेल ओ में लिखेंगे या DQ में लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके, ये यूनिट है, ठीक है, इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के। अब देखते हैं ये वाली जो लाइन है ये है वेरी सेंटर, इसको कहते हैं वेरी सेंटर। तो इससे ऊपर वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, और नीचे वाला जो होता है वो नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है। अब जो एनर्जी का इंक्रीज और डिक्रीज होगी, जैसे इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज तो हो सकती है, मगर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। जितनी एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी उतनी एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी। इन तीन की एनर्जी जितनी डिक्रीज हुई होगी उतनी इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो वही मैंने लिखा कि 5 में जे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेंगे। तो 5 जो 3 की एनर्जी डिक्रीज हुई है 2 को गई है, तो मैंने क्या लिखा है, जो ऊपर वालों को 3/5 3/5 डेल ओ, ठीक है। और नीचे वालों में क्या है, इन 2 की एनर्जी जो इंक्रीज हुई है वो इन 3 के रिस्पेक्ट में हुई है, तो -2/5 डेल ओ। अब 3/5 डेल ओ को हम 0.6 भी लिख सकते हैं इस कैलकुलेट करके, और 2/5 डेल ओ को हम 0.4 डेल ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो पैटर्न चलेगा ये ऑक्टाहेड्रल का पैटर्न है, इस तरीके का पैटर्न कि ईजी ऊपर जाएगा और T2G नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
अब देखते हैं आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। देखें व्हाट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पहले हम वीक फील्ड लिगेंड देखते हैं। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, जैसे वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ऑक्जेलेट वीक फील्ड लिगेंड है, हाइड्रोक्सी वीक फील्ड लिगेंड है, थायोसाइनेट वीक फील्ड लिगेंड है, और ये एक्स का मतलब है हेलोजन्स। हेलोजन है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, ये वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एस्ट्रेक्स बनाए हैं। एस्ट्रेक्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये जो हैं एक्सेप्शनल हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड भी होते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर वाटर एंड ऑक्जेलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब इनके साथ मेटल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लिखा मैंने कोबाल्ट के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड भी करेंगे। अब इनको छोड़कर बाकी जितने लाइगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है ऑर्बिटल्स लेवल पर, उसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है Fe6 वाटर का। Fe6 वाटर जो है ये है, और Fe6 साइनाइड का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, क्योंकि आयरन है। कोबाल्ट होता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता, तो ये आयरन है वीक फील्ड लिगेंड। वो वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, और साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल मैंने लिए हैं, इन्हीं को समझेंगे, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑर्बिटल लेवल पर, ठीक है। सबसे पहले हम जब कुछ क्वेश्चन को करेंगे, नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ भी निकालेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम उसका सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम किस में पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। फिर उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसमें फिर देखेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद उसका ऑर्बिटल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रह जाएगा, तो यहाँ D6 रह गया, ठीक है। तो D6 को अब हम फिल करेंगे, ये D6 है। और जब फ्री मेटल होता है, जब कोई लाइगेंड नहीं होता है, तब इस तरीके से D6 हम हुंड रूल और पॉली के एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग फिलअप कर देते हैं। 1 इस तरीके से हाई स्पिन हाई स्पिन हाई स्पिन स्पिन, फिर इसको उल्टा करके इनकी पेयरिंग कर देंगे। कुछ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 में पेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके का ये तो ऑर्बिटल किस में है, जब फ्री होते हैं। अब यहाँ पर फील्ड आ गई, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में क्या करेंगे, ये स्प्लिट करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग करेंगे, तो स्प्लिटिंग करने से क्या होगा कि Eg ऊपर चले जाएंगे और T2G नीचे, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे और 3 ऑर्बिटल्स नीचे चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में भी होगा, इस तरीके की स्प्लिटिंग होगी और 2 ऑर्बिटल Eg ऊपर और T2G नीचे। मगर एक फ़र्क होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में ये वाला जो गैप है इनके बीच में, ये हाई होगा, और वीक फील्ड लाइगेंड में इनके बीच में ये जो गैप है वो लो होगा, ठीक है। इनकी स्प्लिटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। मैंने बताया था ये O जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए है, और इसको हम डेल का मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, कि इसका लो और इसके हाई होने का वो हम देखेंगे। देखो डेल नॉट यहाँ लो होगा वीक फील्ड में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, ये हाई होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हाई होगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में हाई होगा तो जो पेयरिंग, अब जिसे D6 है, D6 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, जैसे 1 2 3 1 1 करके भरेंगे हुंड्स रूल्स के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4th। अब 4th इलेक्ट्रॉन पे कहानी आएगी, तो 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो 4th इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ भरें, ठीक है, या फिर 4th इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें पेयरिंग कर दें। तो ये डिसाइड करेगा पेयरिंग एनर्जी और ये डेल नॉट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, ठीक है। जैसे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं होगी। वीक फील्ड में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है और जो इनके बीच में जो गैप है वो कम है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो पेयरिंग एनर्जी है। हम 4th इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएंगे तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, जबकि हम इस 4th इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जंप करा के यहाँ पर इसको भेजेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी हमें एज कंपेरिजन टू जंपिंग, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, देखो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, जो क्रॉस का साइन नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। हाई पेयरिंग एनर्जी, P का मतलब है हाई पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराने के लिए इसमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। मगर यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पेयरिंग इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर डेल नॉट बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको जंप कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी इन इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके,
पेयरिंग एनर्जीज यहाँ कम होगी, तो वही मैंने लिखा था यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी लो है और डेल नॉट हाई है। ठीक है, लो पेयरिंग एनर्जी होने की वजह से यहाँ पेयरिंग होगी और यहाँ हाई पेयरिंग एनर्जी होने की वजह से पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब वीक फील्ड होते हैं तो उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन में जो डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स तो दो टाइप के होते हैं, एक इनर डी ऑर्बिटल्स और आउटर डी ऑर्बिटल्स। तो जो वीक फील्ड होगा तो उसमें आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ऑर्बिटल्स यूज होंगे? आउटर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उससे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका, इस कॉम्प्लेक्स का, वो sp3d2 आएगा। मगर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट होते हैं उनमें क्या होता है, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो उससे क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो D2sp3 आएगा। ये क्या होगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल, और ये वाला इनर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये D2 इनर वाले हैं और D2 ये आउटर वाले हैं। ओके, अब ज्योमेट्री, इससे ज्योमेट्री वो ये हो जाएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल और ये इनर ऑक्टाहेड्रल। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे, क्योंकि यहाँ सबके सब की पेयरिंग होगी और यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसमें जाएगा और यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यहाँ पर जाएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में 0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कलर्ड, ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं। कलर्ड और पैरामैग्नेटिक कैसे होते हैं, कलर्ड एंड हाई स्पिन। और ये जीरो का मतलब क्या आएगा कि यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक है, और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, कलरलेस, और कलरलेस का मतलब लो स्पिन। इस तरीके का चलता है ये। ठीक है, तो हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को भी देख लिया। अब ये मैंने नोट करके जो पॉइंट लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन पॉइंटों से डायरेक्ट आप हिट कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, आपकी टाइम सेविंग होगी और आपको कॉन्फिडेंस ऑफ बिल्डअप होगा, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि आप सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करेंगे तो उसमें एरर की भी चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे आप। तो मैंने लिखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में जो 7th इलेक्ट्रॉन होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में 7th इलेक्ट्रॉन ईजी में एंटर करेगा। ठीक है, जैसे ये जो है ये इस तरीके का। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे 1, ठीक है, 2 3। ठीक है, अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी, 4th फिर 5th फिर 6th फिर 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का होगा। अगर ये वीक फील्ड होगा तो क्या होगा, वीक फील्ड में देख लेते हैं। वीक फील्ड में क्या होगा कि 1 2 3, अब फोर्थ, क्योंकि यहाँ वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करके इधर जाएगा, जंप करेगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 7th इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू ईजी, बट इन वीक फील्ड लिगेंड 4th इलेक्ट्रॉन एंटर इन ईजी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा है कॉम्प्लेक्स आयंस। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयंस है, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसका जो डी ऑर्बिटल्स में अगर इतने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसे होंगे, आउटर ऑक्टाहेड्रल होंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स आयंस हैविंग अ फॉर्मूला D8 D9 D10 आर आउटर ऑक्टाहेड्रल इन स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। जैसे यहाँ पर ये वाटर के साथ है निकल, तो वाटर क्या है, वीक फील्ड। यहाँ पर निकल अमोनिया के साथ है, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। मगर अब देखते हैं हम इन निकल +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, निकल की +2, यहाँ पर भी क्या होगी +2, तो +2 में D8 आता है और +2 में D8 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते हैं, यहाँ फिलअप करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसमें देखें 1 2 3 हो गए। ठीक है, अब क्योंकि ये वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या करते हैं, 4th इलेक्ट्रॉन पेयर ना करके यहाँ पर जाता है 4th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो हमने पहले पॉइंट में लिखा था, 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और 8th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। इस तरीके का फिलिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, पहले पेयरिंग होगी 1 2 3 हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से फिलअप करते हैं 1 1 करके। तो अब 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ नहीं जाएगा, ये 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नहीं जाएगा, वो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा,
फोर्थ, यहाँ फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ, ठीक है। मगर ओवरऑल आप देखो कि जो कन्फिग्रेशन है और इन कॉम्प्लेक्स का जो फार्मूला है वो सेम है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और यहाँ 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स वो हैं पेयर्ड हैं। देखो तीनों के तीनों पेयर्ड हैं। तो इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट हो या वीक फील्ड लाइगेंट हो, अगर इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा, किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, D8, D9 और D10, तो ये इस तरीके के कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसे होंगे? आउटर ऑक्टाहेड्रल होंगे। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आउटर ऑक्टाहेड्रल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉम्प्लेक्स हैविंग ए फॉर्मूला। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में डी में 1 इलेक्ट्रॉन, डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स और डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे, ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज इनर ऑर्बिटल्स होंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। जैसे मैंने क्रोमियम को लिया है और अमोनिया के साथ और वाटर के साथ। वाटर वीक फील्ड है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है। मगर इन दोनों में क्रोमियम D3 और D3, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते हैं। देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करेंगे तो देखो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरेंगे तब भी 1 2 3, तो दोनों का देखो पैटर्न सेम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड है। ये हमें देखना पड़ेगा D1 D2 D3 और इसी तरीके से D8 D9 और D10, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे हमारे लिए। एक थोड़ा सा और टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CFSE। CFSE इज इक्वल टू होता है 3/5 इंटू नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2/5 नंबर ऑफ T2J इलेक्ट्रॉन्स। और CFE का जो यूनिट होता है वो होता है डेल नॉट इन फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल की मदद से इसको कैलकुलेट करेंगे। CFE फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हाई स्पिन से हमें हिंट मिल रहा है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू जीरो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो के कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हाई स्पिन हो जाता है, ठीक है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है। तो D4 है ये, D4, ठीक है। ये D4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ फिल किया है। देखो कैसे किया है फिल 4 इलेक्ट्रॉन्स को वीक फील्ड में, 1 2 3। फोर्थ को हमने यहाँ पेयर नहीं किया बल्कि यहाँ जंप कर दिया क्योंकि वीक फील्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिलिंग किया। फिर ये इस तरीके का ये क्या आया? कन्फिग्रेशन आया। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि T2G के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनकी क्या होती है? माइनस 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इतने से, ठीक है। अब इसमें EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 3/5 से। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद माइनस 3/5 डेल नॉट आएगा, और इसको जब हम पॉइंट में लेंगे तो पॉइंट में आएगा माइनस 0.6 डेल नॉट, ये आएगा इस तरीके, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेल नॉट को अफेक्ट करते हैं? डेल नॉट जो है, जो गैप है EG और T2G का, इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर इसमें हम देखेंगे चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज है वो इसको अफेक्ट करता है। अगर सेंट्रल मेटल एटम पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा समझ लो ये गैप आएगा T2G EG में और T2G में, ठीक है। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हमने अभी देखा था स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है? ये ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। और वीक फील्ड में क्या होता है? ये लो होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ ज्योमेट्री का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो SP का मतलब क्या है? स्क्वायर प्लेनर। O का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल। और T का मतलब टेट्राहेड्रल। तो ये जो स्प्लिटिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी SP में, फिर होगी किसमें? ऑक्टाहेड्रल में, फिर होगी टेट्राहेड्रल में। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में रिलेशन क्या होता है स्प्लिटिंग एनर्जी का? तो डेल T इज इक्वल टू 4/9 डेल नॉट। तो टेट्राहेड्रल की हमेशा कम होती है स्प्लिटिंग एज कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज ऑफ मेटल। अब मेटल कौन सी सीरीज का है, इससे भी इफेक्ट पड़ेगा डेल नॉट पे। अगर मेटल जो है डेल नॉट जो होता है
वो इंक्रीज करता है जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं। इंक्रीजेज 50% फ्रॉम 3D टू 4D। जब हम 3D से 4D जाएंगे, 3D से 4D जाएंगे तो ये 50% इंक्रीज हो जाएगा, डेल नॉट इंक्रीजेज 50%। फिर हम क्या करेंगे, 4D से 5D जाएंगे, तब होगा 50% इंक्रीज। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज अगेन डेल नॉट इंक्रीजेज 50% फ्रॉम 4D टू 5D। देयरफॉर ऑल द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ PD और PT, मतलब 4D और 5D के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस 4D और 5D के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इस वाले ग्रुप में PD और PT के सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, और इनर ऑर्बिटल्स होंगे और डायामैग्नेटिक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट हिट करेंगे आप क्वेश्चन आंसर को इससे। ठीक है, ये होता है। अब ये पैटर्न होता है किसमें, ऑक्टाहेड्रल में, EG ऊपर और T2G नीचे, और ये गैप हाई है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब देखो ये निकल है। ठीक है, तो निकल तो 3D का है, तो 3D में तो हम चेक करना पड़ेगा हमें। 3D में हम चेक करेंगे तो हमने चेक करके देखा तो इसका आया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टेट्राहेड्रल आया इसका, टेट्राहेड्रल। मगर PD और PT में तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। PD और PT में हमेशा क्या होगा, इनर ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब DsP2 होगा। यहाँ sp3 नहीं होगा, DsP2 होगा। ठीक है, और इनर ऑर्बिटल्स होंगे और डायामैग्नेटिक होगा, मतलब स्क्वायर प्लेनर होगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ PT है तो यहाँ PT में भी D2sp3 होगा, मतलब इनर ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक। ये ऐसा नहीं होगा sp3D2 आउटर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ये PT और PD में हमेशा इनर ऑक्टाहेड्रल होता है और डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब हम देख लें दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लाइगेंड्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल नॉट। ये डेल ओ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इनको अरेंज किया जाता है, मतलब, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है ऑर्बिटल्स उनके बेसिस पर, या कोई कॉम्प्लेक्स उसके बेसिस पर, या फिर डेल नॉट के बेसिस पर इसको अरेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे अब हम एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कि इनका ऑर्डर बताओ सॉरी, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन का, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर बताओ इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि ये जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके डेल नॉट के। ठीक है, डेल नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एनर्जी जो होती है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि E इज इक्वल टू म्यू एच म्यू होता है और E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा होता है। तो E इज इक्वल टू E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लैम्डा के। ठीक है, तो जो ऑर्डर एनर्जी का आएगा वेवलेंथ का, उसका अपोजिट ऑर्डर आएगा। ठीक है, और एनर्जी का ऑर्डर को देखने के लिए हम डेल नॉट को देखेंगे। तो डेल नॉट देखो, डेल नॉट का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड को देखेंगे। तो अभी हमारे पास लाइगेंड हैं, एक में वाटर है, एक में अमोनिया है, इसमें NO2 है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं एक तो है हमारे पास NO2, ये रहा। ठीक है, एक है वाटर, ये रहा, और एक है अमोनिया, ये रहा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा डेल नॉट किसका है, डेल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल नॉट इस तरीके से है। तो सबसे ज़्यादा डेल नॉट है इसका, NO2 का, फिर है अमोनिया का, है फिर वाटर का। तो डेल नॉट का ऑर्डर तो NO2 का सबसे ज़्यादा, फिर अमोनिया का, फिर वाटर का। डेल नॉट का ऑर्डर तो ये रहा। ठीक है, और इसका जो वेवलेंथ का जो ऑर्डर होगा वो डेल नॉट के ऑर्डर के अपोजिट होगा, क्योंकि ये एनर्जी है डेल नॉट, एनर्जी का और लैम्डा का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट होगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, वेवलेंथ का ऑर्डर ये रहेगा इस तरीके का। मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो वेवलेंथ का जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से। मैं इसको कर देता हूँ, ये वेवलेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, दो टाइप्स की ज्योमेट्री होती है। एक तो होती है टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरी होती है स्क्वायर प्लेनर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो अभी हमने ऑक्टाहेड्रल में देखी थी उसके इन्वर्ट होती है। इसमें इन्वर्ट तरीके से ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं बिकॉज ऑफ लाइगेंड, क्योंकि इसमें लाइगेंड अप्रोच करते हैं बिटवीन द मेटल टूवर्ड्स द मेटल इन बिटवीन द एक्सिस। उसमें अलोंग द एक्सिस आ रहे थे। ठीक है, अब इसमें इन बिटवीन द एक्सिस
अप्रोच करते हैं लाइगेंड। तो जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल्स जो हैं, ये तो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, और ये वाले ऑर्बिटल्स की लोब्स कहाँ होती है, इन बिटवीन द एक्सिस होती है। तो जो इनको कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या करेंगे, ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे, क्योंकि लाइगेंड भी इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले ज़्यादा फील करेंगे। तो यहाँ पर जे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये ज़्यादा फील करेंगे। तो वो ये मैंने क्या है, देखो यहाँ पर इनकी 3 की एनर्जी इंक्रीज कर दी है। ये यही वाले ऑर्बिटल डी एक्स बाई डी बाई जेड और डी एक्स जेड। अब इसको हम यहाँ करते हैं T2 से रिप्रेजेंट। वहाँ हमने T2G किया था, जी यहाँ क्यों हटा दिया, क्यों जी यहाँ इसलिए हटा दिया क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होता है ना, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं से भी नहीं मिलती। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से यहाँ पर हमने जी, क्योंकि जी का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो यहाँ एब्सेंट है तो जी यहाँ एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। जे T2 और यहाँ पर रहेगा ई, सिर्फ ई कन्फिग्रेशन रहेगा, यहाँ T2 रहेगा। अब वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि +2/5 डेल टी फॉर टेट्राहेड्रल, ये ऊपर रहेगा, और ई का जो होगा, ई का -3/5 डेल टी, ठीक है। ये 5d जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी जब लाइगेंड आया तो इंक्रीज हुई, और बाद में जब बॉन्ड बना, यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर Ml4, जब यहाँ पर कंपाउंड बन जाता है तो ये इस तरीके की ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। ये ई फॉर टेट्राहेड्रल एनर्जी है, तो ये रहा टेट्राहेड्रल के लिए। अब देखते हैं हम स्क्वायर प्लेनर क्या होता है। स्क्वायर प्लेनर होता है जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सियल जो बॉन्ड हैं, जो एक्सियल बॉन्ड है ये वाले, ये एक्सियल बॉन्ड कहाँ पर है, इनफाइनाइट पोजीशन पे हैं। मतलब इन पर जो लाइगेंड लगे हुए हैं वो इनफाइनाइट पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट बहुत, मतलब बहुत दूर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑक्टाहेड्रल को अगर इनफाइनाइटली इस पर ये एक्सियल ऑर्बिटल जो एक्सियल जो बॉन्ड है इनको इनफाइनाइटली कर दें तो स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। वही मैंने लिखा है, स्क्वायर प्लेनर इनफाइनाइटली इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल्स होंगे स्क्वायर प्लेनर में, उनमें क्या होगा कि क्योंकि जेड जे मैंने माना है इसको जेड एक्सिस, और इसको माना है मैंने बाई एक्सिस, इसको माना है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैंने क्या करा, इलोंगेशन कर दिया, मतलब यहाँ पर लाइगेंड को रिमूव कर दिया, बहुत इनफाइनाइट पोजीशन पे ले गया। तो इनका जो जेड एक्सिस पे जो लाइगेंड होंगे उनको फील्ड रिपल्सन कम होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट पोजीशन पे हैं, वहाँ तक तो इफेक्ट ही नहीं जा पाएगा लाइगेंड की फील्ड का, ठीक है। तो जो जिन जिन ऑर्बिटल्स में जेड आएगा उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो जेड वाले ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। मैंने लिखा ऑर्बिटल्स dz2 d/z dxz फील लेस रिपल्सन, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्री मेटल होता है तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो लाइगेंड आता है तो स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं पाँचों के पाँचों, ठीक है। फिर जब बॉन्ड बनता है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है। अब रिपल्सन होगा इस तरीके से, इसमें Eg ऊपर जाएगा और T2G नीचे आएगा, ठीक है। इसमें T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल, dx/d dy और dxz। तो इनमें जो इनका फर्दर फिर स्प्लिटिंग होती है इनमें स्क्वायर प्लेनर में। तो इसमें मैंने बताया ना कि जिसमें जेड होगा उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इन तीनों में जेड किस में, इन दो में, तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। देखो d/z dxz इनकी एनर्जी कम हो गई और dxy की एनर्जी ज़्यादा हो गई, देखो फर्दर स्प्लिटिंग में, ठीक है। ऐसे इसमें होता है ईजी में जो जेड होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी जब स्प्लिटिंग होगी फर्दर, जेड की एनर्जी देखो कम हो गई नीचे, और dx और d/z की एनर्जी ज़्यादा हो गई, और ये इसको एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यही है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो dx/d/z और dzx की एनर्जी सबसे कम होती है, और dx² - y² की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मैंने नोट लगा के लिखा है, ये टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन से टाइप्स के डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, देखो ये वाला जो डी ऑर्बिटल्स है ये कौन dsp² में स्क्वायर प्लेनर में कौन सा ऑर्बिटल, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, ये है dx² y² वाला, dx² - y² वाला डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये वाला dsp3d में कौन सा ये ऑर्बिटल है, डी, ये है dz² वाला, ठीक है। और d2sp3 में, d2sp3 और sp3d2 में दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं dx² - y² और dz², ये दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं डी वाले, ये वाले, तो ये दो ऑर्बिटल्स हैं dx² - y² और dz², ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
और इसमें जो कुछ बचा है वो हम फिर, मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है इसमें। तो आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। जब तक के लिए टेक केयर, ओके, टेक केयर, बाय बाय।